Hello, everybody. I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायो का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 1. Can you list 10 recombinant proteins which are used in medical practices? Find out where they are used as therapeutics. Use the internet. तो आपको 10 recombinant proteins के बारे में बताना है और आपको बताना है कि वो कहाँ पर यूज होते हैं। जो मेडिकल प्रैक्टिसेस में 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स फाइंड आउट करने हैं और उनका यूज कहाँ पर होता है ये बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो भी बताऊं आप लिख सकते हो। मुझे जो 10 पता थे मैंने वो लिखे। सबसे पहले है हिरुडिन, जो कि एक एंटीकोगुलेंट, एज एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। देन इज इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो है इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड कैंसर। देन ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन है, हमें पता है कि वो किस चीज़ के कहाँ पर क्यों कैसे काम करता है। तो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज टाइप 1, राइट। Then coming on to the fourth one, DNase. DNase is used for the treatment of cystic fibrosis. जो डीएनएज है वो सिस्टिक फिब्रियोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये सिस्टिक फिब्रियोसिस क्या होता है? ये एक ऐसी डिजीज होती है जो हमारे लंग्स को और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो उसके ट्रीटमेंट में डीएनएज यूज होता है। Then coming on to Riopro, it is used to prevent blood clots, right? Then calcitonin is used for the treatment of rickets, right? तो rickets हमें पता है बच्चों में देखा जाता है, when their bones are bent, they are not able to stand straight, so that is rickets. Then next is interleukins. Interleukins is used for enhancing the activity of the immune system. Immune system की activity को enhance करने के लिए interleukins का use किया जाता है. Then chorionic gonadotropin, it is used for the treatment of infertility for those couples who are not able to give birth to a child. So उनके लिए chorionic gonadotropin यूज किया जाता है। देन प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, जैसे कि जो प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट्स का हमें पता है कि प्लेटलेट्स किस में कहाँ पर यूज होते हैं। जब कोई कहीं पर कोई कट लग जाता है तो वहां पर वूंड हो जाता है, तो वहां पर ब्लड क्लॉट बनाने का काम करते हैं। तो वही काम है इसका, स्टिमुलेशन ऑफ वूंड हीलिंग। ब्लड क्लॉट होगा तभी तो वुंड हील होगा, राइट। तभी तो खून बहना बंद होगा, क्लॉट बनेगा और धीरे धीरे वो हील हो जाएगा। सो दिस प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर इज यूज्ड इन द सिमुलेशन ऑफ वुंड हीलिंग। देन कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो जैसा कि इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन मतलब इट इज यूज्ड टू क्योर ड्वार्फिज्म। मतलब यूजुअली क्या होता है कि किसी में ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो वो छोटे रह जाते हैं हाइट में, तो उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का यूज किया जाता है, जो कि अगेन एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर है। आपको जो भी पता है, जो भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स पता है, आप कोई भी 10 लिख सकते हो। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ चार्ट विद अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन showing a restriction enzyme, the substrate DNA on which it acts, the site at which it cuts the DNA and the product it produces। तो हमें एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेना है। सबसे पहले सबसे कॉमन जो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो कौन सा है? वो है EcoRI, राइट। इको इस ये जो फर्स्ट 3 लेटर्स है ये हमें बता रहे हैं कि ये किससे आया है। ये आया है कोलाई से, राइट। तो फिर उसके बाद हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने ले लिया, एक हमें सबस्ट्रेट डीएनए चाहिए जिसपे ये एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है।
तो हम एक वेक्टर डीएनए लेंगे, एक फॉरेन डीएनए लेंगे, ठीक है। एक ऐसा डीएनए जहां पर हमें कुछ तो जीन्स को बदलना है, राइट। फिर दूसरा एक हम फॉरेन डीएनए लेंगे जिनको हम आपस में दोनों को मर्ज कराएंगे एक तरह से, ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, और उसको इंसर्ट कर देंगे होस्ट सेल में। उसके बाद हमें चाहिए कि वो कहाँ पर, अब ये जो इको आ रहा है ये कहाँ पर कट करेगा इस डीएनए में, हमें वो साइट बतानी है, और एंड में वो क्या प्रोडक्ट आएगा हमें वो बताना है। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। जैसे अगर हम इको आरआई की बात करें, तो इको आरआई किसी भी जीनोम सीक्वेंस में वो ये सीक्वेंस ढूंढता है, GAATC सॉरी, राइट। तो ये सीक्वेंस ढूंढता है, जहां पर उसको ये सीक्वेंस मिलेगा वहीं पर ये उस पर्टिकुलर जगह पर वो G और A में के बीच में वो कट कर देता है इस डीएनए फ्रैगमेंट को। जैसा कि सबसे पहले हम ये वेक्टर डीएनए देखते हैं, तो एंजाइम कट्स ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रैंड एट द सेम साइड। तो पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलोंग द लेंथ मूव करेगा ऑफ द वेक्टर डीएनए, और फिर जहां पर इसको GATTC ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा, चाहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक्चुअली जहां पर GAATTC होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में भी हमें सेम ही सीक्वेंस देखने को मिलेगा ऑपोजिट पोलैरिटी में, राइट। तो ये क्या करेगा, जब ये सीक्वेंस एनकाउंटर होगा तो ये G और A के बीच में कट करेगा, और दूसरी तरफ भी जो दूसरा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगा वहां भी G और A के बीच में ही कट करेगा। वहीं पर अगर हम फॉरेन डीएनए की बात करते हैं, तो फॉरेन डीएनए में भी जो इको आरआई है वो कट करता है बिटवीन द बेसिस G एंड A only when the ये GAATTC होना चाहिए, राइट, इज प्रेजेंट इन द डीएनए। जब ये GATTC उसको सीक्वेंस फिर से देखने को मिलेगा तो ये सेम फॉरेन डीएनए में भी वहीं पर कट करेगा, ठीक है। अब इसने ये कट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से ये G अलग हो जाएगा इसमें से, और यहाँ पर भी ये G और A के बीच में कट करेगा, तो यहाँ से ये वाला जो सीक्वेंस है ये पूरा हट जाएगा। अब जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पर कट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमेशा याद रखना, दे प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं ये फॉरेन डीएनए के स्टिकी एंड्स जाकर वेक्टर डीएनए के साथ स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो पूरा सीक्वेंस है, अब अगर आप इस सीक्वेंस को देखो तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए, थायमिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, एडेनिन। और वहीं पर अगर आप यहाँ फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस देखो तो ये वही है, यहाँ पर हमें चाहिए AATT, राइट। तो ये हमें AATT यहाँ पर मिल जाएगा, AATT, और ये पूरा आकर यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, और यहाँ पर होगा C और यहाँ पर होगा G। तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, दोनों अलग अलग डीएनए फ्रैगमेंट्स। और उसके बाद जब ये डीएनए फ्रैगमेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो अब हमें एक डीएनए का सीक्वेंस मिला है, जो एक डीएनए मिला है बेसिकली, उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बहुत ही सिंपल है, आपको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेना है, और सबसे बेसिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम पढ़ते हैं वो है इको आरआई, इसी से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको उसका इको आरआई का आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि वो कौन से सीक्वेंस को जाके सर्च करता है, और फिर वो कहाँ पर कट करता है। जहां पर वो कट करेगा फिर वो प्रोड्यूस करेगा स्टिकी एंड्स। तो आप वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को आपस में क्या करा देंगे, वो स्टिक हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, और वो बनाएंगे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाता है इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। तो वो हमें अपने डिजायरेबल वाले ऑर्गेनिजम्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न्ड कैन यू टेल वेदर एंजाइम्स आर बिगर और डीएनए इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज, हाउ डू यू नो। ठीक है, तो अब हमने जितना अभी तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर में,
डीएनए भी हमने पढ़ा है, एंजाइम्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो हमें बताना है कि एंजाइम्स और डीएनए में से किसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है साइज में। तो सबसे पहले जो डीएनए है ना, डीएनए किस किस चीज से बना होता है। डीएनए में हमने देखा है कि शुगर भी होती है, जैसे डीएनए में राइबो शुगर होती है, उसमें फॉस्फेट भी होता है और उसमें 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब है ये तीन चीजें हैं इसमें, शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स दे आर ओनली एंड ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो उनमें सिर्फ प्रोटीन्स हैं। तो अगर अब हम मॉलिक्यूलर साइज की बात करें तो डीएनए जो है वो मतलब मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर डीएनए इज बिगर एंड एंजाइम्स आर स्मॉलर, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है और इनका साइज भी, मॉलिक्यूलर साइज भी कम है। तो हु इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज, डीएनए इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज। रेप्लिकेशन होता है जब डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है, तो इसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, राइट। उसके बाद जब डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए के बाद क्या बनता है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और फाइनली इस एमआरएनए से, मैसेंजर आरएनए से बनते हैं हमारे पास प्रोटीन्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो याद करो जब हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसमें ना कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो सिर्फ वो सीक्वेंसेस जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब ये हमारा डीएनए है सपोज, राइट, ये बेसिस हैं बीच में, इससे बना हमारा एमआरएनए और इस एमआरएनए से अब बनेंगे प्रोटीन्स, राइट। तो ये हमारा डीएनए था, ये एमआरएनए है। अब एमआरएनए में ना कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, तो सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस से बनते हैं प्रोटीन्स। तो मतलब क्या हुआ कि एक छोटे से फ्रेगमेंट से हमें वो अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं जो मिल के प्रोटीन्स बना रहे हैं, एंजाइम्स बना रहे हैं, राइट। तो नाउ कैन यू इमेजिन हाउ दिस साइज इज सो डिफरेंट, लाइक डीएनए जो है वो इतना बड़ा है, उसके एक छोटे से सेगमेंट से हमें क्या मिल रहे हैं, अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं जिनसे हमारे एंजाइम्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है समझने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड बी द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन अ ह्यूमन सेल, कंसल्ट योर टीचर। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें निकालनी है एक सेल के अंदर के डीएनए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन अ ह्यूमन सेल, ये भी लिखना जरूरी है, राइट। सो इन अ ह्यूमन सेल इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एक सेल में, एक ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो there are 46 chromosomes, there are 23 pairs, which means there are total number of 46 chromosomes. So we will multiply it with 46. What we will multiply this number, and what is this number? This is Avogadro's number, right? तो हम एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल। सो 46 into 6.023 into 10 raised to the power 23. So when we will multiply these, the answer comes out to be 2.77 into 10 raised to the power 18 moles. So this will be our answer. ठीक है, सिंपल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5, do eukaryotic cells have restriction endonucleases? Justify your answer. तो क्या eukaryotic cells में restriction endonucleases होते हैं या नहीं होते हैं? तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना उनमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं ये हमें बताना है। वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, दे आर हाईली मिथाइलेटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड मिथाइलेज। तो ये
इन ये जो मिथाइलेशन है ये प्रिवेंट करती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी को, इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस नहीं होते हैं। तो जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं इनको हम डेवलप करते हैं या आइसोलेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसके बारे में, EcoRI के बारे में, राइट। तो मैंने बोला था कि ये जो फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स है ना ये हमें बताते हैं कि ये पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने कहाँ से आइसोलेट किया है, तो ये हमने किया है ई कोलाई से। वैसे ही आपने एक और भी पढ़ा होगा हाइंड 2, राइट। तो इसमें ये जो पहले 3 अक्षर हैं, पहले 3 लेटर्स हैं, ये हमें बताते हैं कि ये किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। सो दिस इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा विच इज अ बैक्टीरिया, राइट। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो हम डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स से ही आइसोलेट करते हैं और उनको यूज करते हैं। सो द प्रोकैरियोटिक सेल्स possess this restriction endonucleases as a defense mechanism। इनकी बॉडी में ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि किसी भी तरह की वायरल ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, वायरसेस की ग्रोथ नहीं होने देता है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी। तो इस चैप्टर के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको क्लियर भी हुए होंगे। अब जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।